नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। यूपी के लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में कुपोषण के शिकार 10 बच्चों को भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक चुका है। शर्मनाक और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि कुपोषण का शिकार ये बच्चे महज 1 से 3 साल की उम्र के हैं। यह है आजाद भारत के 6.5 दशकों के विकास का सच। एक ओर जहां सरकार मंगल और चांद की ओर दौड़ लगा रही है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर देश का भविष्य कुपोषण की मार झेल रहा है। जी हां, ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल की। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के ये बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इन बच्चों की उम्र 1 से 3 साल है। डॉक्टरों ने दावा किया है कि हाल ही में भर्ती कराए गए इन 10 बच्चों का कुपोषण के कारण शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हुआ है, बच्चे शारीरिक रूप से अच्छा और कमजोर हो गए हैं, तो उनको नॉर्मल उस पे स्टीम पिलाने के लिए शारीरिक रूप से ये वार्ड में तैयार करके ये जो लाती हैं उनको भी कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, 100 रुपए के आसपास का जो आने जाने का खर्चा वगैरह। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए यूपी समेत देश भर में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन पर सरकार हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन ये योजनाएं जमीन पर कितने कारगर तरीके से चल रही हैं, इसकी पोल लखीमपुर की ये तस्वीरें खोलने के लिए काफी हैं। समस्या है कि हड्डी नहीं बढ़ती बाबूजी हैं, न मोटाती हैं न हड्डी बढ़ती हैं। इनके करक है करी है में इनका सीना इनका नहीं बढ़त है, न बोल पाती न उठ बैठ पाती और न खाना अपने आप खाई पाती, जब खिलाओ तो खाती। 3 साल का है। जिस सूबे में समाजवादी विचारधारा की सरकार हो, जहां का मुखिया एक पढ़ा लिखा नौजवान हो, जिस सूबे का प्रतिनिधित्व खुद देश का प्रधानमंत्री करता हो, वहां के बच्चे अगर कुपोषण का शिकार हैं, तो फिर देश का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। DK मिश्रा, जी मीडिया, लखीमपुर। तो जी संगम सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि ये करोड़ों स्वास्थ्य योजनाएं किसके लिए चलाई जा रही हैं? गरीब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? पौष्टिक खाना और दवाइयों की सुविधा क्यों नहीं मिलती? क्या गरीब बच्चों को बेहतर जिंदगी जीने का हक नहीं? और इन तमाम सवालों का जवाब सिस्टम से कब निकल कर आता है, उन लोगों के पास से कब निकल कर आता है जिनकी जवाबदेही है, इसका इंतजार हमें भी है। आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों के लिए विकास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जो महिलाओं बच्चों के समग्र विकास के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाती है और उसका क्रियान्वयन करवाती है। मिड डे मील योजना इसी के तहत शुरू की गई थी, जिससे स्कूलों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने के साथ साथ उनके पोषण के स्तर को भी सुधारना एक उद्देश्य था। इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉक्स में शुरू किया गया। साल 1997 और 98 के अंत तक देश के सभी ब्लॉकों में इसे लागू कर दिया गया। तो 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों की कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों तक के लिए किया गया, बल्कि EGS और EII केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके तहत शामिल किया गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में आदमखोर कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। बरेली में इस आवारा आतंक का शिकार एक बार 2 महिलाएं हुई हैं। इससे पहले एक के बाद एक आदमखोर कुत्तों ने 5 मासूमों को अपना शिकार बनाया, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है, जबकि 5वें बच्चे की हालत गंभीर है। तो वहीं वन विभाग अब भी लापरवाह नजर आ रहा है और प्रशासन सुस्त। में आदमखोर कुत्तों का आतंक इन दिनों लोगों के लिए सबसे बड़े खौफ का सबब बन चुका है। इंसानी खून के प्यासे हो चुके ऐसे आवारा कुत्तों की वजह से अब तक 4 मासूम जिंदगियां खाक हो चुकी हैं, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। मेन यहाँ पर पिछले 2 महीने में 5 बच्चों को कुत्तों ने काट के खा लिया है, मार दिया और कम से कम 10-15 लोगों को जख्मी कर दिया है। प्रशासन और फॉरेस्ट वाले ये सब लोग बहाने बना रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, सबके दिलों में लावारिस कुत्तों का डर घर करने लगा है।
बच्चे खेलने से तौबा कर चुके हैं और बुजुर्ग सुनसान जगहों पर जाने से गुरेज करने लगे हैं। बरेली में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले आदमखोर कुत्तों ने एक के बाद एक 5 बच्चों को अपना शिकार बनाया। मंगलवार को भी बहेड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में 2 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया था। 1 साल पहले भी बहुत सारे बच्चों को कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया था। तब भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो वादे थे वो सब निकल चुके थे और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से आप तक जो बात पहुंचा रहा है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई कुत्तों के खिलाफ नहीं की जा रही है कि कुत्तों को कहीं पकड़ा जाए। नवायल गांव निवासी भैरव प्रसाद के 12 साल के अशोक पर कुत्तों ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने दोस्त के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गया था। पीड़ित की मां ने तो तभी आदमखोर कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में अशोक बुरी तरह घायल हो गया। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की माने तो ये कुत्ते रिहायशी इलाकों में शाम के बाद दाखिल होते हैं। हालांकि वन विभाग का मानना है कि ऐसे आदमखोर कुत्ते जंगली भी हो सकते हैं। इससे पहले 4 बच्चों की मौत और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जंगली कुत्तों के आदमखोर होने की आशंका जाहिर की गई थी। लिहाजा उनकी धरपकड़ के लिए जंगल और सुनसान जगहों पर ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक वन विभाग को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इतनी जागरूकता नहीं है कि लोग अपने जो पालतू कुत्तों में भी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और लगवाते हैं तो उसका रीवैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। नॉर्मली जो कंपनी की वैक्सीन आती हैं वो 1 साल इम्यूनिटी रहती है उसकी, तो 1 साल के बाद उसका रीवैक्सीनेशन कंपलसरी है, तभी उसकी इम्यूनिटी लिंगरान होगी। तो ये आवारा कुत्ते जो हैं, सड़क के जो कुत्ते हैं, इनमें तो बिल्कुल वैक्सीनेशन होता ही नहीं है। सवाल यह भी है कि जिन कुत्तों को आज से पहले ह्यूमन फ्रेंडली माना जाता रहा, आज उनके बर्ताव में एकाएक बदलाव कैसे होने लगा? क्या इसके लिए भौगोलिक बदलाव वजह है या कुछ और? अब इन सवालों का जवाब तो तभी मिल पाएगा जब प्रशासन नींद से जागकर ऐसे आवारा कुत्तों की धरपकड़ कराए और जांच कराए। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, बरेली। तो इन दिनों एक सवाल हर जगह, हर राजनीतिक पार्टी में उठ रहा है, वो ये है कि कहां है राहुल गांधी? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहां हैं? विदेश में, जहां के उनके करीबी होने का दावा कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड में, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश शर्मा कर रहे हैं बजट सत्र को छोड़कर? राहुल गांधी इस वक्त कहां छुट्टी मना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने ट्विटर पर 3 तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी उत्तराखंड में हैं। राहुल गांधी के करीबी पहले ये दावा कर रहे थे कि वो बैंकॉक में छुट्टियां मना रहे हैं, पर जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो भी राहुल गांधी के करीबी नेता ने ही ट्विटर पर पोस्ट की है। कांग्रेस ने जगदीश शर्मा के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी सूत्रों ने साफ कहा है कि राहुल गांधी अभी विदेश में है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं 2 राय देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कहा है कि जगदीश शर्मा ना तो कांग्रेस से कोई लेना देना है उनका और ना ही गांधी परिवार से है। वो किस हैसियत से राहुल गांधी पर बयान दे रहे हैं? तो वही बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कौन सा आत्मचिंतन राहुल गांधी कर रहे हैं। Today I saw one news item. One Jagdish Sharma issued a statement against our Vice President Rahul ji. In fact, I want to make it very clear that the person who issued this statement, Mr. Jagdish Sharma, has nothing to do with the Congress party or with the family. He is nobody in this party and I do not know him. How come that he is issuing a statement about our Vice President? I do not know. अब ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि वो किस प्रकार का आत्मचिंतन और किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। तो अब किस टेंट में और कहां पर किस तरह का चिंतन चल रहा था, ये तो वो कांग्रेस ही उसका सफाई दे सकती है, हम तो सफाई दे नहीं सकते। और वहीं वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी की छुट्टी मनाने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अविवाहित बच्चे हैं, इसलिए उन्हें थाईलैंड घूमने का हक है। अब भाई राहुल गांधी अगर बैंकॉक घूम रहा है, अविवाहित बच्चा है, उसका मन है तो जाने दीजिए, काहे परेशान है आप लोग? उसका कुछ मन होगा तो घूमने दीजिए बैंकॉक और पटाया। आप लोग इस पे बवाल मत करिए। He has right to go.
तो वहीं इलाहाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। आनंद भवन की दीवारों पर बीजेपी की तरफ से राहुल के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि कांग्रेस का सेनापति लापता हो गया है और पता देने वाले को मालामाल किया जाएगा। तो बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी का गायब होना अमेठी वासियों को भी रास नहीं आ रहा। यहां के लोगों का मानना है कि सत्र के दौरान राहुल को देश में होना चाहिए था। जरूरी था उनका संसद में रहना। केवल भूमि अधिग्रहण बिल की ही बात नहीं है। अमेठी से गिन गिन कर डिस्कवरी पार्क चला गया, ट्रिपल IT चली गई, ग्रीन हाउस जगदीशपुर में खुलना था वो चली गई। बहुत सारी योजनाएं जो है भाजपा सरकार ले जा रही। केवल इस समय संसद में बजट सत्र चल रहा है, रेल बजट आने वाला है। ऐसे समय में राहुल गांधी को संसद में मौजूद रहना चाहिए था। अमेठी का विकास वैसे भी सारा रुका पड़ा हुआ है और आप छुट्टियां मना रहे हैं, जो कि अमेठी के और देश के लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी बात है। और चलिए अब बात करते हैं लाइव गुंडागर्दी की। गोंडा के शहर कोतवाली इलाके में सामान के पैसे मांगने एक व्यवसायी की पिटाई का मामला सामने आया है। ताज्जुब की बात यह है कि ये वारदात पुलिस चौकी के सामने हुई, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने मारपीट को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। व्यवसायी की पिटाई की ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दुकान पे रात में 8 बजे लोग आए। अमर सिंह, अभय सिंह और वो रिंकू मिश्रा जो दुकान पे आए, सामान लिए, पैसा नहीं दिए। पैसा मांगे, उन्होंने मारपीट की, सामान तोड़ा, हमारे पर बोतल मारे। तो किस तरह के लोग हैं, क्यों इस तरह से कर रहे हैं? अभी लोग रात में खा पी के अपना गुंडागर्दी करते रहते हैं। दुकानदारों को मारना और रिक्शा वालों को मारना। व्यापम घोटाला मामले में FIR दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने राम नरेश यादव का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ऐसी खबरें हैं कि FIR दर्ज होने के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से पद छोड़ने के लिए कहा था। आपको बता दें कि कल STF ने वन रक्षक घोटाला मामले में राज्यपाल पर FIR दर्ज की थी और उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को प्राथमिक टीचर भर्ती मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। हलफनामे में सरकार ये बताएगी कि अभी यूपी में कितनी सीटें खाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 72,000 में से 29,000 सीटों पर अभी भी भर्ती नहीं हो पाई है। यूपी सरकार आने वाले 4 हफ्ते में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके बाद 3 हफ्ते में अभ्यर्थियों को ज्वाइन करना होगा। SC, ST, OBC कैटेगरी में न्यूनतम योग्यता 65 से 60% करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए तो जिनके मार्क्स 65% है। इसके बाद सीटें खाली रखने पर 65 से कम वाले अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। अयोध्या विवादित मसले के हल के लिए हाशिम अंसारी और महंत ज्ञानदास की सुलह की पहल में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने सुलह के लिए जो फॉर्मूला बनाया था, निर्मोही अखाड़ा उसे मानने को तैयार नहीं। निर्मोही अखाड़े के महंत भास्कर दास के उत्तराधिकारी बाबा रामदास का कहना है कि मुस्लिम समाज को दावा छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है संवैधानिक पीठ ही गठित नहीं हुई, 4 साल हो गए। इस पर भारत सरकार को जोर देना चाहिए अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, जैसा कि अटल जी की सरकार में हुआ था कि डे टू डे हियरिंग हुआ हाई कोर्ट में और उसका नतीजा ये हुआ कि खुदाई हुई और उसके बाद 30 सितंबर 2010 को फैसला आया। कुछ हद तक अच्छा फैसला था क्योंकि उसने माना कोर्ट ने कि वो राम की जन्मभूमि और जल्दी इसका निस्तारण होना चाहिए। बहुत हो गया, 60-65 साल हो गए और अब सभी की आशाएं हैं कि वहाँ भव्य मंदिर बने भगवान का और बस एक सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ मुहर बाकी और तो सब हो गया। तो हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि राम जन्मभूमि।
वहीं अयोध्या मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने चिप्पी तोड़ी है। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री पुरुषोत्तम नारायण ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है और ऐसे में इसे अलग रखने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने महंत ज्ञानदास और हाशिम अंसारी को सुलह फॉर्मूले को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हाशिम अंसारी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और पीएम तक पहुंचना चाहते हैं। यूपी में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। सूबे के 20 जिलों में स्वाइन फ्लू पांव पसार चुका है। यूपी में अब तक 440 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज यूपी में स्वाइन फ्लू की 60 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 326 मामले सामने आए हैं। यहाँ 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 29 मामले सामने आए। कानपुर में स्वाइन फ्लू के 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। सहारनपुर, बदायूं, बरेली में स्वाइन फ्लू के 1-1 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेरठ में स्वाइन फ्लू के 6 मामले सामने आए हैं। तो यूपी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को अगले 3 दिनों में स्वाइन फ्लू की 3 लाख दवाइयों और 3 लाख मास्क मुहैया कराने के लिए कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को राज्य सरकार की मदद करने के साथ साथ स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने लखनऊ के डीएम, डीजी हेल्थ, लखनऊ के सीएमओ और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को भी तलब किया है। स्वाइन फ्लू मामले में कल सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले को पूरी की गंभीरता को देखते हुए डीजी हेल्थ को, डीएम को, सीएमओ को और हेल्थ ऑफिसर नगर निगम को आज पर्सनली बुलाया था। आज चारों अधिकारी न्यायालय के सामने उपस्थित हुए थे। उनको सुनने के बाद न्यायालय ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि सर्वप्रथम हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो राज्य सरकार को आवेदन 3 लाख मास्क और दवाएं तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दे। तो यूपी में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज की तस्वीरें हैं। मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। यहाँ स्वाइन फ्लू का एक केस सामने आया है। स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद पीड़ित मरीज को दिल्ली रेफर कर दिया गया। वहीं मैनपुरी में 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। तो एक एक कर हर जगह यहाँ पर स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजाम नहीं है। अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में ताला लगा हुआ है। यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के 2 वार्ड तो बनाए गए हैं, लेकिन साफ सफाई के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं।